इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी तथ्य ऐतिहासिक किताबों, विशेषज्ञों और जानकारों से लिए गए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, जी न्यूज़ स्पेशल टाइम मशीन में आपका स्वागत है और मैं हूं अदिति त्यागी। वक्त की सुई आज फिर घूमेगी, जाएगी इतिहास के पन्नों में और पहुंचेगी वर्ष 1969 में, यानी उस साल में जब देश की पटरी पर पहली बार दौड़ी राजधानी एक्सप्रेस। ये वही साल था जब इंदिरा गांधी के एक फैसले की वजह से देश भर में 4 दिनों तक बंद रहे बैंक, और इसी साल नोटों पर छपी थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर। ये वही साल था जब सलाखों में कैद हुआ था महाराष्ट्र का शेर, और इसी साल चांद पर पहुंचने वाले नील आर्मस्ट्रांग के लिए पूरी रात जागी थी मैडम प्राइम मिनिस्टर। तो चलिए चलते हैं टाइम मशीन के जरिए साल 1969 में और आपको दिखाते हैं उस साल की 10 दिलचस्प कहानियां। बीस जुलाई 1969 ये वो तारीख है जब चांद पर पहली बार किसी मनुष्य ने कदम रखा, और वो थे नील आर्मस्ट्रांग। इस मिशन की सफलता के बाद आर्मस्ट्रांग ने एल्ड्रिन के साथ दुनिया के तमाम देशों का दौरा किया, और वो उस वक्त भारत भी आए। नील आर्मस्ट्रांग भारत आने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी मिले। इंदिरा गांधी नील आर्मस्ट्रांग की उपलब्धि से इतनी प्रभावित थीं कि 20 जुलाई 1969 की रात इंदिरा सुबह आर्मस्ट्रांग के चांद पर पहुंचने के लिए सुबह 4:30 बजे तक जागी। जब आर्मस्ट्रांग दिल्ली आए तो इंदिरा गांधी और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह वहीं मौजूद थे। नटवर सिंह की किताब के मुताबिक आर्मस्ट्रांग दिल्ली आए तो उस मुलाकात के दौरान नटवर सिंह भी साथ थे। इंदिरा गांधी के इशारे पर उन्होंने आर्मस्ट्रांग को बताया, मिस्टर आर्मस्ट्रांग, आपको ये जानने में दिलचस्पी होगी कि प्रधानमंत्री सुबह 4:30 बजे तक जागती रही थी, क्योंकि वो चंद्रमा पर आपके उतरने के क्षण से चूकना नहीं चाहती थी। इस पर आर्मस्ट्रांग ने बहुत विनम्रता से कहा, मैडम प्रधानमंत्री, आपको हुई असुविधा के लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। अगली बार मैं सुनिश्चित करूंगा कि जब हम चंद्रमा पर उतरें तो आपको इतना ना जागना पड़े। इंदिरा हैरान थी कि इतना बड़ा शख्स कितना विनम्र है। बाद में इंदिरा ने आर्मस्ट्रांग की तारीफ की और उनका शुक्रिया अदा किया, और इस किस्से की पूरी दुनिया में चर्चा हुई। भारतीय रेल देश भर में नेटवर्क और दुनिया में अलग पहचान। अलग अलग शहरों को जोड़ने वाली रेल भारत में आजादी से पहले ही मौजूद थी, लेकिन उसे रफ्तार की दरकार थी, और इस कमी को जिस ट्रेन ने पूरा किया उसका नाम था राजधानी एक्सप्रेस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके सफर को आसान बनाने वाली और भारतीय रेल की जान कही जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस ने पटरी पर अपना सफर कब से शुरू किया था? 1 मार्च 1969 को राजधानी एक्सप्रेस पहली बार पटरी पर उतरी। तत्कालीन रेल मंत्री राम सुभाग सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इसके सफर की शुरुआत कराई। अपने पहले सफर में राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोलकाता के हावड़ा स्टेशन पहुंची। इसने पहले 24 घंटे में तय किए जाने वाले सफर को 17 घंटे में पूरा किया। राजधानी एक्सप्रेस को बनाने के लिए रेल मंत्रालय ने उस समय 65 लाख रुपए की बड़ी रकम खर्च की थी। उस समय राजधानी एक्सप्रेस में सफर करने के लिए लोगों को चेयर कार के लिए 90 और स्लीपर क्लास के लिए 290 रुपए का भुगतान करना पड़ता था। अपने शुरुआती सफर के दौरान ये ट्रेन सिर्फ 3 स्टेशनों पर ही रुका करती थी, जिसमें कानपुर, मुगल सराय और गोमोह शामिल थे। राजधानी अपनी रफ्तार और बेहतरीन अंदाज से यात्रियों का दिल जीतने में कामयाब हो गई और बन गई हिंदुस्तानियों और भारतीय रेल की जान। देश की आजादी के बाद भी कुर्बानियों का सिलसिला जारी रहा। कई ऐसे क्रांतिकारी आए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, और इन्हीं में से एक थे स्वतंत्रता सेनानी दर्शन सिंह फेरुमान।
1969 में 84 साल के स्वतंत्रता सेनानी दर्शन सिंह फेरूमान ने लगातार 74 दिनों तक अनशन करके प्राण त्याग दिए थे। फेरूमान की मांग थी कि चंडीगढ़ को राजधानी बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने 74 दिनों तक लगातार अनशन किया और वो 74 दिन तक उपवास करके रहे, लेकिन फिर भी चंडीगढ़ और पंजाबी भाषा वाले क्षेत्र को पंजाब में मिलाने की उनकी मांग पूरी नहीं हो सकी और आखिरकार अपने प्राणों की आहुति दे दी। 1966 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ को बना दिया गया, लेकिन चंडीगढ़ के लोग इससे नाराज थे। पंजाब के लोगों को लगता था कि चंडीगढ़ पर उनका हक कुछ ज्यादा है और इसलिए फेरूमान ने इस विरोध को और बुलंद कर दिया। 12 अगस्त 1969 को फेरूमान की गिरफ्तारी हुई। उन्होंने इस मांग पर जोर डालने के लिए जेल में ही आमरण अनशन शुरू किया। फिर 27 अगस्त को उनकी हालत ज्यादा बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद 27 अक्टूबर 1969 को उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दर्शन सिंह फेरूमान के आत्मदान को महान बलिदान बताया। राजेश खन्ना और राजेंद्र कुमार हिंदी सिनेमा के दिग्गज सितारे, जिन्होंने सालों तक अपनी फिल्मों के जरिए लोगों का दिल जीता और उनका मनोरंजन किया। लेकिन इन्हीं दोनों से जुड़ा है एक बंगले का किस्सा, जिसे कभी भूतहा बंगला कहा जाता था। दरअसल करियर में कई फिल्में करने वाले राजेंद्र कुमार को 60 के दशक में थोड़ी और अच्छी पहचान बनानी थी। इसी बीच उन्हें घर की तलाश थी तो उन्हें एक बंगला पसंद आया। हालांकि बंगले को लेकर अफवाहें थी कि वो बंगला भूतहा है। समंदर किनारे बंगला देखने के बाद उन्होंने किसी की नहीं सुनी और जैसे तैसे वह बंगला खरीद लिया। बंगले का नाम डिंपल रखा और ये बंगला उनके लिए गुड लक साबित हुआ और करियर सुपरहिट हो गया। फिर इसके बाद 1969 में राजेश खन्ना ने राजेंद्र कुमार का यही बंगला खरीद लिया। राजेंद्र कुमार ने शर्त रखी कि राजेश खन्ना को बंगले का नाम बदलना होगा। राजेश खन्ना ने इस बंगले का नाम आशीर्वाद रखा। राजेश खन्ना ने राजेंद्र को बंगला खरीदते हुए कहा था कि आप पहले से ही अपने करियर की ऊंचाई पर हैं और मैं अभी इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत कर रहा हूं। मेरी जिंदगी बदल जाएगी अगर मैं आपका बंगला खरीद लूंगा। आखिर ये बंगला सबसे बड़े स्टार का जो है। बता दें कि राजेंद्र कुमार ने राजेश खन्ना को ये बंगला उस जमाने में 3.5 लाख में बेच दिया था। बंगला मार्केट रेट से काफी कम दाम में बिक गया था। इस बात से राजेंद्र कुमार के परिवार में कलह भी हो गई थी और आखिरकार ये बंगला मिलने के बाद राजेश खन्ना का करियर भी पीक पर आ गया। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने राजनीति की दुनिया में बुलंदियों को छुआ। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो जब तक रहे देश के उन नेताओं में शामिल रहे। उन्हें राजनीति के शतरंज का बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है। लालू प्रसाद यादव ने तो उन्हें राजनीति के मौसम वैज्ञानिक का नाम दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामविलास पासवान कभी डीएसपी हुआ करते थे? शहर बन्नी में जन्मे रामविलास पासवान 1969 में राजनीति में आए, लेकिन उससे पहले उसी साल पासवान का चयन डीएसपी पद के लिए हुआ। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन पासवान को पुलिस सेवा में शायद नहीं जाना था। इसलिए डीएसपी जैसे पद को छोड़कर पासवान संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर एमएलए बने और उसके बाद राजनीति की दुनिया में उन्होंने शोहरत कमाई। डीएसपी पद छोड़कर राजनीति में आने के अपने फैसले को उन्होंने एक इंटरव्यू में कुछ यूं बयां किया। 1969 में मेरा डीएसपी और एमएलए दोनों में एक साथ चयन हुआ। तब मेरे एक मित्र ने पूछा कि बताओ गवर्नमेंट बनना है या सर्वेंट। बस तभी मैंने राजनीति ज्वाइन कर ली। यहीं से रामविलास पासवान के राजनीतिक जीवन की दिशा तय हो गई। आपकी जेब में रखे नोटों के बदलते रंग को आपने अब तक कई बार देखा है, लेकिन पिछले कई सालों में इन नोटों से एक चीज नहीं बदली है। वो है इस पर छपी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि नोटों पर गांधी जी की तस्वीर के छपने के पीछे की वजह क्या है और कब से नोटों पर गांधी जी की तस्वीर छपी? सबसे पहले महात्मा गांधी की तस्वीर भारतीय नोट पर सन 1969 में आई थी। ये साल उनका जन्म शताब्दी का था। इन नोटों पर गांधी जी की तस्वीर के पीछे सेवाग्राम आश्रम भी था। जब पहली बार गांधी जी की तस्वीर नोट पर छपी तब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं और LK झा RBI के गवर्नर हुआ करते थे। इसके बाद RBI द्वारा वक्त वक्त पर बदलाव हुए और बदलते नोटों पर छपी गांधी जी की ये तस्वीर उस समय खींची गई जब गांधी जी ने तत्कालीन बर्मा, म्यांमार और भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस के साथ कोलकाता स्थित वायसराय हाउस में मुलाकात की थी। इसी तस्वीर से गांधी जी का चेहरा पोर्ट्रेट के रूप में भारतीय नोटों पर अंकित किया गया। साठ का दशक शिवसेना के लिए सूर्योदय के समान था। ये वो दौर था जब बाला साहेब ठाकरे यानी बाल ठाकरे अपने भाई के साथ मिलकर शिवसेना की नींव रख रहे थे कि इसी बीच उन्हें जेल जाना पड़ा। हिंदू हृदय सम्राट हाउ द सेना चेंज्ड मुंबई फॉरएवर नाम की किताब के मुताबिक साल 1969 में बाल ठाकरे ने मांग की थी कि केंद्र बेलगाम की सीमा को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप करे, जिसे मैसूर राज्य में शामिल किया गया था। इसके बाद बात बिगड़ती गई। फिर उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री यशवंत राव चौहान और उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई दोनों के खिलाफ विरोध करने की धमकी दी। इसी बीच तत्कालीन उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई मुंबई आए हुए थे तो शिव सैनिकों ने उनके काफिले पर हमला किया और काफी तोड़फोड़ भी की। इसके बाद बाल ठाकरे की 9 फरवरी 1969 में गिरफ्तारी हुई। वो अदालत में पेश हुए और फिर उन्हें 3 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। जुलाई 1969 ये वो तारीख है जिसने सिर्फ बैंकिंग की ही नहीं बल्कि देश की तस्वीर बदल दी, जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इंदिरा गांधी ने एक ऑर्डिनेंस को तैयार किया जिसका नाम था बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस के जरिए देश के 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस फैसले को इंदिरा गांधी द्वारा लिए गए बड़े फैसलों में गिना जाता है, जिसका उन्हें फायदा भी खूब हुआ। इंदिरा के इस कदम से एक तरफ तो वो गरीबों की मसीहा बनकर उभरी। इंदिरा का कहना था कि बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाना जरूरी है। निजी बैंक देश के सामाजिक विकास में अपनी भागीदारी नहीं निभा रहे हैं, इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण जरूरी है। वहीं इंदिरा गांधी ने जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उनके पास उस वक्त की करीब 70 से 80% जमा पूंजी थी, लेकिन इस पूंजी का निवेश केवल ज्यादा लाभ वाले क्षेत्रों में ही किया जा रहा था। हालांकि इंदिरा के इस फैसले का तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने विरोध किया। इसके बाद इंदिरा ने मोरारजी देसाई का मंत्रालय बदलने का आदेश दे दिया। इससे नाराज होकर मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा ने एक अध्यादेश जारी किया और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो आज आपने टाइम मशीन के जरिए मेरे साथ सफर किया साल 1969 का। ये वो साल था जब भारत 22 साल का हो चुका था। इसी साल डीएसपी की नौकरी छोड़कर रामविलास पासवान ने रखा था राजनीति के अखाड़े में कदम और इसी साल हुई थी इसरो की स्थापना। कल टाइम मशीन के जरिए आपको लेकर चलेंगे साल 1970 में और आपको दिखाएंगे 23 साल के नौजवान भारत की अनसुनी और अनकही कहानियां। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अमृत महोत्सव के प्रारंभ होने राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की। कदम ब कदम हिलाकर आगे बढ़ा है।